नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एलआईसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में। तो एलआईसी से जुड़े हुए मतलब एलआईसी इसका पेरेंट कंपनी है और इसी का ही एक एलआईसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो आज मैं बात करूंगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जो बहुत दिनों से मार्केट में लिस्टिंग है और जिसका परफॉर्मेंस आपको जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से इसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे और उसके बाद कंपनी एक ही साइड बेसिस में बहुत सालों तक चलने लगा। तो अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या करूं, क्योंकि मेरे बहुत मतलब पहले से ही निवेश करके रखे थे, तो अभी क्या करना चाहिए। तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा, इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी भी दूंगा, जहाँ से आपको बहुत सारे चीज आपको जानने को मौका मिलेगा और देखने को मौका मिलेगा। और हाँ, बहुत सारे दोस्त तो कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर मेरे कोई हिस्सेदारी नहीं है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको सीखना है, जानना है, तभी आप हमेशा स्टडी करते रहिए। आपने जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं सिर्फ वही कंपनी को देखूंगा, तो आदर्श कंपनी के बारे में जानकारी नहीं लूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। शायद वो आदर्श कंपनी से भी आपको कुछ कंपनीज अच्छे लगे, उस कंपनी का फंडामेंटल अभी से आपको सस्ते, मतलब उसका जो वैल्यूएशन है आपको सस्ते लगे, तभी आप निवेश कर सकते हैं। तो चलो मैं आज बात करूंगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्रोमोटर है एलआईसी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा और कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी यहाँ पे दे चुके हैं, तो उस गुड न्यूज़ के बारे में भी बात करूंगा। तो पूरा देखते जाइए। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज हैं। हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज में देखा है तो इंडिया के टॉप रैंकिंग कंपनी है, वो है एच डी एफ सी। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज वो बोल सकते हैं। तो एच डी एफ सी जो है वो उसको तो टक्कर लेना कोई मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका मार्केट कैप, चलो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखेंगे तो एच डी एफ सी जो नंबर वन कंपनी है, जो इंडिया के नंबर वन फाइनेंस कंपनी है, वो भी हाउसिंग फाइनेंस का, वो अराउंड अराउंड 4,40,45,000 करोड़ से 4,50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। सोचिए कितना बड़ा मार्केट कैप है। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, एच डी एफ सी बैंक का डेप्थ है फाइनेंस कंपनी होने के बाद भी करीबन 2.83% का डेप्थ है। इतना छोटा डेप्थ लेके रखा है, तो ये एक खासियत है इस कंपनी का। और दूसरी बात, सेकेंड पोजीशन में जो है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो टोटली मार्केट कैप है वो करीबन करीबन 21,000 करोड़ का। तो कहाँ पे 4,40,000 करोड़ और कहाँ पे 21,000 करोड़, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो यही मैं बोलना चाहता था कि नंबर वन और नंबर टू हमेशा कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ पे जो इस दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो फिगरेशन का जो डिस्टेंस है, वो बहुत बहुत बड़ा गैप है। तो फिर भी आपको नंबर वन कंपनी में बहुत सारे लोग निवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मेरे पास तो 1,000 रुपया है, मैं एच डी एफ सी में कहाँ पे निवेश करूँ, तो वहाँ पे 2,400 रुपीज देना पड़ता है। तो आपके लिए एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस भी बेस्ट होगा। फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा, तभी आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। जैसे कंपनी का आप पहले वेबसाइट तो विजिट कर ही चुके होंगे, तो यहाँ पे मुझे यही दिखाना था कि एक्चुअली कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, मतलब हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर लोन देते हैं और हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का यहाँ पे जो ईएमआई रिपोर्ट है, आप पूरा के पूरा देख सकते हैं। तो अभी कंपनी के बारे में जो जो सबसे पहली बात जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का रेशियोज, किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। देखिए, इनकम का जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है, जो धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड गिरते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वीक पॉइंट्स देखने को मिला। तो जो पहले मतलब इस बार कंपनी 14% तक पहुंच गया, जो पहले 19% था रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जो इसका जो कैपिटल का जो रिटर्न है वो उसका पहले तो 10% से भी ज्यादा था, अभी 8% बन चुके हैं। तो कंपनी का जो पेट मार्जिन है, जो पेट मार्जिन 13.78 है, अच्छी बात है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर 13.84 रुपीज है। तो मतलब पेग रेशियो 0.50 है, चलो ठीक ठाक है। पेग रेशियो एकदम ठीक लेवल में है।
और रिटर्न ऑफ मतलब एसेट, रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ एसेट का परसेंटेज उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो कुछ चीज़ आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, कुछ चीज़ आपको नेगेटिव में दिख रहा है। नेगेटिव मतलब वीक्स में दिख रहा है, नेगेटिव नहीं है। तो कंपनी का जो टोटली कर्जा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। इसका कर्जा लेने का कारण आप सभी जानते हैं। पहले तो फाइनेंस कंपनी है, मतलब सॉरी, एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी आप बोल सकते हैं क्योंकि फाइनेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एक एनबीएफसी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी टोटली जो मतलब सेक्टर है, टोटली इसका प्रोमोटर कौन है, आप प्रोमोटर देख सकते हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। एलआईसी का ही प्रोमोटर, मतलब LICI, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। तो इसी का ही इसका इसका प्रोमोटर LIC ही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ही इसका प्रोमोटर आप बोल सकते हैं। तो इसके कारण कंपनी में ग्रोथ मेंटेन उतना ज़्यादा नहीं होता। फिर भी आपको मैं कंपनी का कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल सस्ते में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 7.10 है। और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी कितना मतलब 9.4 है। मतलब कितने ज़्यादा डेप्थ है आप सोचिए। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे बहुत ज़्यादा लगा। एनुअली इनकम उतना खास भी मुझे नहीं लगा जिस तरीके से एनुअली इनकम होना चाहिए था, करीबन 2200 करोड़ का। हाथ में जो कैश है वो 16,700 करोड़ का नेगेटिव कैश है। मतलब हाथ में जो कैश था उससे भी ज़्यादा कंपनी ने खर्च मतलब इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के बिजनेस के ऊपर। कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा दिखने को मिला है। अच्छा खासा दिखने को मिला है। सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। इसका कारण आप सभी जानते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी मतलब मान के चलिए आप आपने 5 घर के लिए फाइनेंस यहाँ पे सर्विसेज दिया, और 5 घर में अलग अलग जगह पे होते हैं। बेस्ट जगह में हो तो वहाँ पे आपको मतलब ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग ज्यादा हो जाएगा। तो सेल्स कम हो रहा है, मतलब कस्टमर कम होने के बाद भी अगर प्रोडक्ट में दम है तो वो आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा देने वाला है। तो कंपनी ने जो देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टर नहीं, आपको मैं डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो इस बार क्वार्टर में कंपनी जून क्वार्टर में क्या किया वो भी आप देख लीजिए। कंपनी जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो रेशियो है वो कम हो गया, करीबन करीबन 927 हो गया। और पिछले बार कितना था, 1000 करोड़ से भी ऊपर, 1100 करोड़, 114 करोड़ से भी ऊपर था। मगर आप साल भर में जो जून क्वार्टर आया, पिछले सालों का जो जून क्वार्टर था उसमें देखेंगे तो करीबन करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मतलब कितने मैसिव जंप हुआ। और इस मैसिव जंप के लिए कंपनी ने एक गुड न्यूज अनाउंसमेंट किया। उस गुड न्यूज है कंपनी का डिविडेंड। तो कंपनी एक बार फिर से डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है, सितंबर 19 सितंबर में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। मतलब एक दिन पहले भी आप शेयर खरीदारी कर लेंगे तो 8.5 रुपीज करके डिविडेंड मिलेगा। पिछले बार भी सितंबर मंथ में ही कंपनी डिविडेंड दिया था। तो कंपनी का मुझे लगता है सितंबर मंथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, इसीलिए कंपनी डिविडेंड दे रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। तो सितंबर मंथ में ही कंपनी हर साल में डिविडेंड देते आए हैं। और वो भी देखिए 8 रुपीज, 8.5 रुपीज, 7.5 रुपीज, 6 रुपीज, इस तरीके से कुछ डिविडेंड कंटिन्यूसली कंपनी दे रहा है। तो आपको डिविडेंड चाहिए और मतलब आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो इस कंपनी का जो एक्स डिविडेंड डेट है, तो आप मतलब 19 सितंबर में डिविडेंड तो आपको मिलेगा। तो उससे एक दिन पहले आप शेयर में मतलब बाइंग कर लेंगे, हिस्सेदारी ले लेंगे, तो आपको जरूर डिविडेंड मिल जाएगा। पर शेयर में 8.5 रुपीज करके आपके पास जितना शेयर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 8.5 रुपीज से। तो कंपनी ने स्प्लिट भी किया, एक बार स्प्लिट किया था 2010 में, उसके बाद कंपनी स्प्लिट नहीं किया। तो कंपनी की खासियत तो मैं आपको बता दूं। अभी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का रिजर्व। तो रिजर्व भी देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, मगर रिजर्व का जो इतना सारा ग्रोथ है उससे भी कई गुना कंपनी का कर्जा का ग्रोथ हुआ। करीबन 2011 में कंपनी ने 45,000 करोड़ का कर्जा लेके रखा था। आज वो बढ़ते बढ़ते करीबन करीबन 2,25,000 करोड़ के आसपास चला गया। तो सोचिए कंपनी किस बेसिस से खुद का जो कर्जा है वो बढ़ाते चला जा रहा है। तो आप कहेंगे इसके हाथ, LIC के हाथ इसके ऊपर है, तो कंपनी को डरने का क्या बात है। देखिए LIC खुद खतरे में है। आज आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में LIC जब से लिस्टिंग हुआ है तब से पिटे हुए हैं। तो फिर भी LIC हाउसिंग कंपनी जो है वो बहुत पुराना है, मतलब बहुत बहुत पहले से ही मार्केट में लिस्टिंग है। तो आप देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। कंपनी 2009 में कंपनी का प्राइस था अराउंड 170 के आसपास, 170 के पास आसपास यहाँ पे प्राइस था।
उसके बाद कंपनी ने जो लगातार ग्रोथ किया, इसी के चक्कर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर दिया। 170 के शेयर करीबन-करीबन 1600 के रुपीस आसपास चला गया था। तो ये जो रिकॉर्ड ब्रेक था, तो वो लगातार ग्रोथ हुआ। उसके बाद कंपनी ने फिर से क्रैश हुआ और उसके बाद कंपनी ने क्या किया, इस क्रैश को देखते हुए कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। क्योंकि जबरदस्त सेल आउट हो रहा था। तो सेल देखिए, इतने बाइंग होने के बाद सेल तो होगा ही ना। और जब सेल होता है, जब स्टॉक में भारी भरकम सेल होता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, तब रिटेल निवेशक भी उसमें माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जब माल बेचते हैं, तब वो स्टॉक गिरते रहते हैं। और इसी के फायदे उठाने के लिए कंपनी ने क्या किया, उस टाइम 2010 में कंपनी ने स्प्लिट कर दिया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 2010 में स्प्लिट हुआ था। और स्प्लिट होने के बाद कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट प्राइस हो गया था 155। तो 155 के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ किया, फिर से 800 तक जाकर खड़ा हो गया। मगर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, कंटिन्यूअसली गिरते गिरते 155 में फिर से आया। उसके बाद फिर से वही लेवल में चल रहा है, करीबन करीबन 380 के लेवल में। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे आप एक एक रेंज बेसिस देखेंगे, तो एक रेंज जो है वो अभी इस तरीके से फिगरेशन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से फिगरेशन चलते रहेंगे, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ था, जो पहले ग्रोथ हो चुके थे, उस ग्रोथ को अभी उतना कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। देखिए, हर लोगों के मन में यही रहता है कि मेरे पास भी एक घर हो, उस घर लेने के लिए उसको लोन लेना पड़ता है। तो जो फैसिलिटीज एचडीएफसी दे रहा है, एचडीएफसी जो फैसिलिटीज दे रहा है, तो लोगों के मन में सबसे पहले आएगा, चलो मैं एचडीएफसी से ही लोन करा लूंगा, मैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से लोन नहीं कराऊंगा। तो ये एक कारण के बेसिस से एचडीएफसी आज मार्केट में नंबर वन पोजीशन होते जा रहा है। मतलब नंबर वन है और भी आगे जा रहा है। और बाकी सारे कंपनीज धीरे धीरे करके प्रेशर में जा रहा है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।